हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं और इस वीडियो का टॉपिक है आयोनोमिक्स। आयोनोमिक्स तो आप सभी ने सुना होगा। आजकल ओमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ओमिक्स की ही सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं जिसमें से एक है आयोनोमिक्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो और उनका कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से डिटेल्ड वीडियो किसी और टॉपिक पे भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले आयोनोमिक्स की हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। आयोनोमिक्स एक्चुअली एक नई इमर्जिंग ब्रांच है जो कि 2000 के अराउंड ही आई है। सबसे पहले रॉबिन्सन और पॉलिंग ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आयोनोमिक्स का आइडिया दिया था। उसके बाद 2003 में एक साइंटिस्ट है लर्नर एटॉल। उन्होंने अपनी टीम के साथ बताया था कि मेटल्स को नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को आयोनोम में इंक्लूड करना है। उसके बाद 2005 में सबसे पहले ईडे उन्होंने आयोनोम प्रोफाइलिंग की थी ईस्ट की। और फिर उसके बाद जो सॉल्ट आए थे उन्होंने 2008 में प्लांट आयोनोम का टर्म दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। जो आयोनोमिक्स जो ब्रांच है उसका जो डिस्कवरी है या उसका डेवलपमेंट है वो बेसिकली प्लांट आयोनोम के रिस्पेक्टिव से हुआ है। इस एनिमल्स में आयोनोमिक्स को बाद में इंटीग्रेट किया गया है, बाद में यूज किया गया है। पहले इसकी डिस्कवरी शुरुआत से प्लांट्स की साइड से हुई है। तो अब हम चलते हैं हमारे ये देखते हैं कि आयोनोम और आयोनोमिक्स होता क्या है। तो आयोनोम का मतलब है वो मिनरल न्यूट्रिएंट या वो ट्रेस एलिमेंट्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो उसके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जो कि सेल में होते हैं या उसके ऑर्गन सिस्टम्स में होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनोम बेसिकली मतलब कलेक्शन ऑफ आयंस भी हम बिल्कुल जो सिंपल लेमन लैंग्वेज है उसमें हम बोल सकते हैं कि आयोनोम इज बेसिकली all the ions that are present in the body of an organism। आयंस आयनोम में हम एसेंशियल या नॉन एसेंशियल सभी टाइप के एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। और आयोनोमिक्स की जब हम बात करें तो आयोनोमिक्स क्या होता है कि वो टोटल मेजरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितना एलिमेंटल कंपोजिशन है, कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनमें कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है, कौन सी कंसंट्रेशन है, कौन सी उनकी ऑक्सीडेटिव फॉर्म है, रिडक्टिव फॉर्म है, इस तरीके से सब कुछ। तो आयोनोमिक्स जो है वो उसकी हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ द आयोनोम जो कि इन्वॉल्व करती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और साथ में उस मेजरमेंट की एलिमेंटल कंपोजिशन की जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, उस कंपोजिशन में क्या क्या चेंज आते हैं फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई के थ्रू, डेवलपमेंटल स्टेट के थ्रू और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आयोनोम को मेजर कर रहे हो तो उसमें उस मोमेंट पे कितना एलिमेंट्स कौन से कंसंट्रेशन में है वो तो हम स्टडी कर ही रहे हैं। बट अब वो ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा, कुछ एक्सक्रीट करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट को लेगा, तो उसकी उन सभी स्टेजेस में एलिमेंट्स का कंपोजिशन कैसे चेंज हो रहा है उसको भी हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। जो आयोनोमिक्स जो होती है उसमें हमको बहुत हाई थ्रूपुट यानी कि हाई एफिशिएंसी वाले एलिमेंटल एनालिसिस टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत होती है जिनको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं या और जेनेटिक टूल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। फिर जो आयोनोमिक्स होता है वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल स्टेट के बारे में।
अलग अलग कंडीशंस में। फंक्शनल स्टेट का मतलब हम एक सिंपल एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, मैग्नीशियम काम कर रहा है, आयरन काम कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं, कैल्शियम पंप्स और क्लोराइड पंप्स। तो उनमें अलग अलग कंडीशंस में, मान लो हमको बुखार हो गया, तो हमारे जो सोडियम पंप्स हैं, तो उनमें कितना सोडियम का कंसंट्रेशन है। अगर मान लो हम किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ, तो उसकी पैरालिसिस वाली बॉडी में कितना सोडियम का कंसंट्रेशन है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन है, उस तरीके से। और डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, जो जेनेटिक होती हैं। कोई जेनेटिक डिजीज है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, उसकी वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं। फिर डेवलपमेंटल डिफरेंसेस, किसी को अगर मैल न्यूट्रिशन है, तो उसकी बॉडी में एलिमेंट्स का कंपोजिशन कम हो सकता है। बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स, अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग एलिमेंट्स को मेजर करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आयोनोम को ऑब्जर्व करके हम एक पावरफुल अप्रोच के थ्रू हम जीन्स के फंक्शनल एनालिसिस का पता लगा सकते हैं और जीन के नेटवर्क्स का पता लगा सकते हैं। आयोनोम को स्टडी करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल स्टेट या फिर उसके प्रेजेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इनडायरेक्टली भी, जैसे अगर हमको आयरन की डेफिशिएंसी का पता लगाना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ आयरन के बारे में ही स्टडी करना पड़ेगा। हम अदर एलिमेंट्स को स्टडी करके भी पता लगा सकते हैं कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं। उसके अलावा हम इसके लिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हम सिर्फ ब्लड टेस्ट के थ्रू हम बहुत सारी टाइप की कंडीशंस, जो कि डिजीज को रिलेटेड या न्यूट्रिशन को रिलेटेड, हम पता लगा सकते हैं। सिर्फ एक ब्लड से की वजह से हम एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन जान सकते हैं बॉडी में, कि ये एलिमेंट इतना कंसंट्रेशन में, ये हार्मोन इतने कंसंट्रेशन में, इस तरीके से। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें आयोनोमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब क्यों हमें एक स्पेसिफिक ऐसी सब कैटेगरी को स्टडी करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आयंस को, कि इसमें से क्या खास बात है। तो बेसिकली जब हम आयोनोमिक्स की बात करते हैं, तो आयोनोमिक्स के जो एनालिसिस है, उसमें तीन मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको एक अट्रैक्टिव प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी की तरह लेकर आती है। सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब अगर हम कॉस्ट की बात करें, हमें ये पता है कि कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस में लगी होती हैं, एलिमेंट्स के, मेटाबोलम के, या फिर जीन्स के, आरएनए के, प्रोटीन्स के। तो उनमें सैंपल, मतलब कितना, उस मशीन को बनाने का जो सोर्स है वो ही इतना महंगा है, करोड़ करोड़ की मशीनें आती हैं। तो इसमें क्या है ना, कि हम हर एक सैंपल है ना, उसको कम से कम हर एक सैंपल को हम $10 से भी कम में हम मेजर कर सकते हैं। और आयोनोमिक्स की हेल्प से जो ये अच्छी और टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो ऐसा लगता है कि ये प्राइस और भी कम हो जाएगा सैंपल मेजर करने का। उसके बाद हाई थ्रूपुट, मतलब हम एक ही बार में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स एक ही दिन में एक ही टाइम पे हम रन कर सकते हैं और उनका रिजल्ट ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, ये इसमें हम एक ही बार में मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डेटा को आपस में रिलेट करने में भी बहुत आसानी होती है। इसके बाद आयोनोमिक्स में क्या क्या टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। अब आयोनोमिक्स एक अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांच है, जिसमें हम स्पेसिफिकली आयंस और एलिमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें अलग से टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ती हैं। तो जो सबसे पहली टेक्निक जो है, वो होती है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये सबसे मेजर टेक्निक है, और इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों में बेसिक इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, बस अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया गया है। उसके बाद आती है एक्सरे फ्लोरोसेंस, और इसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है सिंक्रोट्रॉन बेस्ड माइक्रो एक्सआरएफ। फिर आती है जो मेजर टेक्निक है, वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस,
और लास्ट जो टेक्निक है वो है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास एक डिटेल्ड चार्ट है जो हमारे पास 4 मेजर टेक्निक्स हैं जो हम आयोनोमिक्स में यूज करते हैं। वो उनके क्या क्या नाम है, वो किस तरीके से काम करते हैं, कितना टाइम लगता है। तो इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ICP-MS, इसका नाम क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम पार्ट्स पर बिलियन से लेके पार्ट्स पर ट्रिलियन तक मेजर कर सकते हैं। 1 से 3 मिनट के अंदर इसमें हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स को हम मेजर कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल एसिड डाइजेशन के थ्रू हम सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इसकी कॉस्ट भी $10 से $60 पर सैंपल के अराउंड है। इसमें हम मोस्टली एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास ICP-OES, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम पार्ट्स पर बिलियन तक मेजर कर सकते हैं सैंपल्स को। इसमें 1 से 2 मिनट्स में हम बहुत सारे मल्टीपल सैंपल्स को 1 से 2 मिनट्स के अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं। इसमें भी सैंपल डाइजेशन बहुत सिंपल एसिड डाइजेशन या माइक्रोवेव डाइजेशन है। उसके बाद इसमें ICP-MS जितनी सिमिलर और कोस्ट है। इसमें एलिमेंट्स मोस्टली हम एनालाइज कर सकते हैं, बस सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। फिर आते हैं हमारे पास एक्सरे फ्लोरेसेंस। इसमें हम पार्ट्स पर मिलियन तक मेजर कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स टू सेवरल मिनट्स तक ये डिपेंड कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर इसका सैंपल प्रिपरेशन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें हमें जो सैंपल है उसको पाउडर में या किसी वेफर में या इन्फ्यूज्ड इनटू ग्लास के तरीके से हमें उसको कंप्रेस करना पड़ता है। उसके बाद ये इसमें सारे एलिमेंट्स को मेजर नहीं कर पाते हैं हम। बेसिकली जो सोडियम से लोअर एटॉमिक मास के जो एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं हम इसमें उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इसमें हम बहुत फ्रैक्शन में भी हम एनालाइज कर सकते हैं सैंपल्स को, पर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी लग सकते हैं क्योंकि इसमें हमको एक न्यूट्रॉन सोर्स की नीड होती है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसी मशीन से आता है। फिर उसके बाद इसमें हम मोस्टली 70% तक एलिमेंट्स मेजर कर सकते हैं अच्छी सेंसिटिविटी के साथ, पर इसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक्स है। मैंने ये टेबल बहुत डिटेल में नहीं बताया है, जस्ट एक ओवरव्यू दिया है क्योंकि मैं हर टेक्निक के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी जो कि डिटेल और डिटेल होगी इनसे ज़्यादा, इन सारी टेक्निक्स के ऊपर भी और बाकी टेक्निक्स के ऊपर भी। फिर हम आयोनोमिक्स का वर्क फ्लो देख सकते हैं। जो इसमें सबसे पहले सैंपल कलेक्शन होगा, वो कोई भी टिश्यू हो सकता है, ह्यूमन का, प्लांट का। फिर सैंपल को प्रिपेयर करेंगे या प्री प्रोसेस करेंगे जो डाइजेशन, डीनेचुरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे मेथड्स के थ्रू। फिर उसका मेजरमेंट करेंगे हमारी टेक्निक्स के थ्रू, ICP-MS, एक्सरे, फ्लोरेसेंस एक्सेट्रा। फिर हम उसका स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज करेंगे। फिर उसका नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, मतलब एलिमेंट्स का आपस में कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, उनके चेंजेस को कोरिलेट करके देखेंगे। फिर हम उनके ऊपर आयोनोम बेस्ड मॉडल्स बनाएंगे ताकि हम अपने फिनोटाइप को या फिर इंटरेस्ट के जो हमारा प्रेडिक्शन है उन चीज़ों को हम कर सकें। और ये जो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन और न्यूरल नेटवर्क है, ये मैं आपको बता दूँ तो ये मशीन लर्निंग के टूल्स हैं। फिर उसके बाद हम उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेंगे और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे है एक पर्ड्यू आयोनोमिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक इंटीग्रेटेड फंक्शनल जीनोमिक्स प्लेटफॉर्म है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी जो USA में है, ये उन्होंने डेवलप किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये सिस्टम है। इसमें क्या है ना, सबसे पहले अरेबिडोसिस थैलियाना जो हमारा
प्लांट है, सबसे पहले उनके उस प्लांट के बहुत सारे शूट टिश्यू सैंपल से एलिमेंट्स का मेजरमेंट लिया गया था। और अलग अलग 800 से भी ज़्यादा सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स में, जिनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव एलिमेंटल कंसंट्रेशन को बता दिया था। तो ये जो साइट है, ये हम मतलब एक्सेसिबल कर सकते हैं। ये www.purdue.education/dp/ionomics पे। और उसके बाद हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस है इसका आइनोमिक्स का, वो हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है जेड स्कोर प्लॉट्स, एक होता है परसेंटेज चेंज, एक होता है बॉक्स प्लॉट्स, और एक होते हैं हिस्टोग्राम्स। फिर आयोनोमिक्स को पढ़ने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? आयोनोमिक्स सबसे पहला तो ये है कि ये बहुत अच्छा थ्रूपुट एनालिसिस, हाई थ्रूपुट एनालिसिस ये देता है। इसमें नॉन टारगेटेड प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं या फिर करते हैं। फिर इसमें हम जीनोटाइप फिनोटाइप लिंकेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एनवायरमेंटल इंसाइट्स को, कि सॉइल में कितना एलिमेंट कौन सी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, या फिर पॉल्यूशन में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये लिमिटेड फंक्शनल रेजोल्यूशन देता है। उसके बाद ये सैंपल प्रिपरेशन, इसकी सेंसिटिविटी बहुत इनकंसिस्टेंट है। इसमें डेटा कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें फिर हमें उतने ही कॉम्प्लेक्स टूल्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे कि हम कोई भी टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, आईसीपीएमएस या न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, तो वो पर्टिकुलर वो मशीन आपके पास होगी तब आप वो परफॉर्म कर सकते हो। वो हम हर ऐसा कुछ हर किसी मशीन से या हर कुछ टेक्निक लगा के नहीं कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशंस क्या क्या है आइनोमिक्स के? तो इसमें हम जीन डिस्कवरी, रिवर्स जेनेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सॉइल प्लांट इंटरेक्शंस, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, अडेप्टेशन स्टडीज, बायोमार्कर डिस्कवरीज, प्रिसीजन डायग्नोस्टिक्स और न्यूट्रिशनल स्टडीज हम कर सकते हैं आइनोमिक्स की हेल्प से। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ हमेशा की तरह एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा आयोनोमिक्स है, उसको हमने प्लांट से निकाल के हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के ऊपर भी अप्लाई करके देखा है, जिससे हमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलती हैं ईटियोलॉजी की, अर्ली डायग्नोसिस की, प्रोग्नोसिस की और थेरेपी की उन डिजीजेस के ऊपर। फिर जो आइनोमिक्स है, उसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा अराबिडोसिस थैलियाना के ऊपर ही यूज़ किया गया था। बट अब कुछ टाइम से डेवलप होने के बाद उसको राइस, मेज, टमाटो, बार्ले, सोयाबीन और लोटस जापानिका जैसे स्पीशीज के ऊपर भी अप्लाई किया गया है। तो जो आइनोम का कॉन्सेप्ट है, उसको हमने सैक्रोमाइसिस सेरेमिस से जो वीस्ट है उसके ऊपर भी अप्लाई किया है, उसके ओवर एक्सप्रेशन, उसके अलील्स के लिए, उसके जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर हम ये देख सकते हैं कि जब हम आयोनोमिक्स को जेनेटिक्स के साथ कपल करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, तो उससे हम हाई थ्रूपुट की एलिमेंटल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, जिससे हम काफ़ी जो जीन्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनके जो आयोनोम को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद ये रहता है कि जो आयोनोमिक्स है, उसकी वजह से हम किसी भी प्लांट के अंदर जो नेचुरल वेरिएशन आ रहा है आयोनोम के अंदर, उसको भी डिस्कवर कर पा रहे हैं। फिर अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें, तो इसके आयोनोम की वजह से जेनेटिक मैपिंग अप्रोचेस और डीएनए माइक्रो एरे बेस्ड बल्क्स
सेग्रीगेंट एनालिसिस, जैसे इन सभी टेक्निक्स को जब आयोनोमिक्स के साथ मिलाया गया तो इनमें काफ़ी एडवांसेस आई हैं और इनके जो रिजल्ट्स आए हैं यूज़ करके वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कि सेलुलर और सबसेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी की गई है, तो उसमें हमें आयोनोमिक्स के थ्रू काफ़ी सेल के टाइप को, टिश्यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प। तो जो आयोनोमिक है उसकी स्टडी से हम अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल्स में मेटाबॉलिक डिजीजेस के बारे में और अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कौन से डिजीज में कौन से एलिमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उससे हम उसका डायग्नोसिस अर्ली जल्दी कर सकते हैं, या मतलब उसको क्योर करने में मे बी वो हेल्प कर सकता है उस तरीके से। फिर जैसे कुछ ये एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर है, सेलेनियम है, या जिंक और मैग्नीशियम, इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी में दिखती है मेटाबॉलिक डिजीजेज में, हमें ये पता चला है। और उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के इम्बैलेंस की वजह से हम इन डिजीज ये डिजीज ऑकर हो रही है या ये डिजीज बढ़ रही है, इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी, उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। और जैसे कि और मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं जिनमें मतलब उनमें ना उनका जो बायोफ्लूइड है, अगर मान लो कुछ ऐसा डिजीज है जो मतलब ब्लड में फैला है, तो उसमें हम ब्लड का सैंपल लें तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब नॉर्मल स्टेट में सारे आयंस कुछ अलग कंसंट्रेशन में हैं, और जब उस डिजीज के टाइम पे हैं तो आयन सारे कुछ अलग कंसंट्रेशन में हैं, जो कि इंडिकेटर्स हो सकते हैं। और उनको हम एज एन इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं उस डिजीज के डायग्नोसिस में। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि आयोनोमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एलिमेंटल डिसहोमियोस्टैसिस, या फिर डिसहोमियोस्टैसिस का मतलब होता है अनस्टेबल, अनस्टेडी। तो मतलब हम आयनोमिक्स के हेल्प से सिर्फ ये नहीं पता लगा सकते कि एलिमेंट्स कम हैं, ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, बल्कि उनके हेल्प से हम मेटाबॉलिक डिजीजेस को का डेवलपमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम न्यू पोटेंशियल डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स को डेवलप कर सकते हैं ट्रांसलेशनल मेडिसिन में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। इस ये लेक्चर की जो मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि इस लेक्चर में जो टेक्निक्स हैं ICP-MS, ICP-OES, XRF, NAA, इन सारी टेक्निक्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो भी डिटेल में। और अगर आप उसके लिए थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और डिटेल्ड टॉपिक के ऊपर इसी तरीके से वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ अपना टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। और प्लीज़ मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स और बोलने की जो स्किल्स हैं उनको थोड़ा माइंड मत करिए।